ठीक है बच्चों, आज हम एक ऐसा विषय पढ़ने वाले हैं और बहुत बेसिक विषय है, लेकिन जब तक हम इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तब तक हम आगे वाले जो भी टॉपिक्स हिंदी में पढ़ेंगे, जैसे वर्ण संधि, वर्ण विच्छेद, उनको करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। अब जब भी बच्चे इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो क्या होता है कि इंटरनेट पर ही अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताओं के अनुसार या अलग अलग व्याकरण की पुस्तकों के अनुसार ये दोनों एक जैसे ही आ जाते हैं और ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। और इसके लिए कोई ऐसी बंधी बंधाई परिभाषा भी किसी व्याकरण की पुस्तक में उपलब्ध नहीं है, जिससे कि और ज़्यादा कन्फ्यूजन और ज़्यादा भ्रम सब बच्चों में पैदा होता है और वो कहते हैं मैम हमें समझ ही नहीं आया। और जब हम बड़ी कक्षाओं में, कक्षा 5 के उपरांत वाली कक्षाओं में, जैसे कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, जब हम वर्ण विच्छेद सिखाते हैं बच्चों को, या फिर बच्चों को वर्ण संधि सिखाते हैं, उससे संबंधित प्रश्न करने के लिए देते हैं, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेशली इन शब्दों में, संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों से बने, वर्णों से बने वाले शब्दों में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे बोलते हैं कि मैम हम ये कैसे करें। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने निचली कक्षाओं में वर्ण, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर नहीं पढ़े होते। और इसके अलावा भी कई कक्षाओं में ऐसा होता है कि वर्णमाला जो कराई जाती है या वर्णमाला जो बच्चे करते हैं, उन्हें पूरी क्रम से वर्णमाला याद नहीं होती है। बच्चे कहते हैं कि मैम उन्हें वर्णमाला नहीं आती, जिस वजह से वो विभिन्न वर्णों में, अलग अलग अक्षरों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप सही शब्दों का सही प्रयोग करना चाहते हैं, उनकी वर्तनी एकदम शुद्ध रूप में लिखना सीखना चाहते हैं, किस तरह से वर्ण संधि की जाए, किस तरह से वर्ण संयोजन किया जाए, अगर आप ये अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला को सही क्रम में अच्छे से याद करना आना चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए और अच्छे से समझ कर याद होनी। यानी कि हमें का ख ग घ ड़ आ गया, नहीं, हमें जब तक अच्छे से समझ कर याद नहीं होगी, तब तक हमें आगे की जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितने भी विषय हैं, उसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहेगी। तो हम सबसे बहुत बेसिक विषय आज पढ़ेंगे और इसके बाद ही जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, आप आने वाले विषयों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। मैं आने वाली कक्षा में आपको वर्ण संधि और वर्ण विच्छेद भी पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले इसे समझना ज़रूरी है। जब आप ये अच्छे से समझ लेंगे तो आप उसको बहुत आसानी से, बहुत सरलता से कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो वर्णमाला है, हमारी हिंदी की वर्णमाला, वो बहुत साइंटिफिक तरीके से, बेटा बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनी है। इसीलिए आप वर्णमाला को ठीक क्रम से पढ़ना शुरू कीजिए। उसको अच्छे से याद करने की जितना अधिक आप कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं आपको ये बाद में बताऊंगी कि एक पंक्ति में हम 5 ही लेटर्स क्यों लिखते हैं, 5 ही अक्षर क्यों लिखते हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं लिखते। ये सब बातें मैं आज की कक्षा में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले जो वर्णमाला है, इसको बेटा हमने 3 भागों में हिंदी की वर्णमाला को बांट दिया है। एक है स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। वैसे तो मूलतः 2 ही भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन, लेकिन इसको अच्छे से समझाने के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमने संयुक्त व्यंजन का नाम दिया है। सबसे पहले हमारा विषय जो है बेटा, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है 2 चीज़ों को आपस में जुड़कर एक साथ प्रयोग होना। मतलब जब 2 लेटर आपस में जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त अक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। अब ये जो मैंने संयुक्ताक्षर लिखा है ना बेटा, ये वर्ण संधि हुई है संयुक्त अक्षरों की। ये आप बाद में आने वाली कक्षाओं में वर्ण संधि भी सीखेंगे, लेकिन संयुक्त अक्षर जो है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, संयुक्त अक्षर। तो कई बार अगर आपको प्रश्न आ जाए कि आप संयुक्त अक्षरों की पहचान कीजिए, तो आप ये नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं हमें तो संयुक्त अक्षर पता है, हमें संयुक्त अक्षर नहीं पता। हम इसी संयुक्त अक्षर को जोड़कर संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन भी लिख देते हैं। सबसे पहले जो हमारे स्वर हैं, ये 11 स्वर होते हैं। और कई बच्चे हमें बोलेंगे मैम 11 कैसे होते हैं, हमने तो 12 सीखे हैं, हमने तो 13 सीखे हैं। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो इस री को भूल जाते हैं या फिर इस अंगह और अह को स्वरों में ज्वाइन कर लेते हैं, स्वरों में मिला लेते हैं। जबकि अंगह और अह बेशक हम इन्हें स्वरों के साथ सीखते ज़रूर हैं,
हमने छोटी कक्षाओं में इन्हें स्वरों के साथ सीखा होगा, लेकिन असल में ये स्वरों की गिनती में नहीं आते हैं, ये स्वर नहीं होते हैं। इन्हें अयोगवह वर्ण कहा जाता है, जिसके बारे में हम वो अलग से, जब आप पूरे हमारी वर्णमाला के विज्ञान को पूरे अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वो आपको समझ में आएगा। लेकिन आप बेसिकली सिर्फ इतनी बात याद रखना कि ये दोनों स्वरों के साथ ज़रूर लिखे जाते हैं, लेकिन ये स्वर नहीं होते, और इस री को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब जब बच्चे मात्राएं करते हैं ना, तो बच्चों को ई की मात्रा पता है, ई की मात्रा पता है, ऊ की पता है, सबको सबकी मात्राएं पता है, लेकिन हमें री की मात्रा में हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो री की मात्रा बेटा ऐसे लगती है किसी भी अक्षर की, जैसे अगर मैं क के नीचे री की मात्रा लगाऊं तो मैं ऐसे लगा देती हूँ, और इससे हम एक शब्द भी बना सकते हैं, कृष्ण। कृष्ण ये शब्द भी उससे बन जाता है, कई बार कृष्ण बन जाता है। अब जैसे बच्चे बोलते हैं, जब मैं जैसे बोलती हूँ ना ये री की मात्रा, तो सबको याद आ जाता है कि मैम री की मात्रा से तो गृह भी बनता है, गृह भी बनता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो री है, जो ये नीचे लगाया है आपने, ये इस री की मात्रा है। अब ये ग्रह नहीं है, कई बच्चे इसको बोलते हैं मैम ये तो ग्रह है, ग्रह ऐसे लिखते हैं हम, ग्रह। अब री है तो अगर इसकी मात्रा लगेगी तो ये गृही बनेगा, ये ग्रह नहीं बनेगा, कृष्ण नहीं है ये। अगर हम इसको कृष्ण बोलेंगे तो गलत होगा, ये कृष्ण होगा। तो हमारे पास स्वरों की मात्राएं 11 है, जिसमें हम इन दोनों अंग और आह को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन यदि हम इसको काउंट करें तो 13 हो जाती है। तो स्वर है अ, आ, इ, ऊ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आह। ठीक है। इसके अलावा फिर बेटा हम आ जाते हैं व्यंजनों पर। अब व्यंजनों में जब मैं बड़ी कक्षाओं में भी बहुत मतलब 5वीं से ऊपर की कक्षाओं में या 5वीं में भी हम जब वर्णमाला लिखवाते हैं और व्यंजन लिखने के लिए कहते हैं बच्चों को, तो वो क्या करते हैं, क ख ग घ ढ, इसी के आगे च छ ज झ न। अब हम एक पंक्ति में व्यंजनों में केवल 5 ही व्यंजनों को लिखते हैं। इसका क्या रीज़न है ये आपको आने वाली कक्षाओं में पता चलेगा, लेकिन अभी हम इनको एक ग्रुप में हमने उन जिस व्यंजन को हम मुंह से बोलते समय मुंह के जिस भाग पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग समूहों में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। जैसे कई लोगों ने सिखा होगा क वर्ण या क की टोली, च की टोली, प की टोली, वो असल में क वर्ण होते हैं, प वर्ण होते हैं, च वर्ण होते हैं। तो हम एक पंक्ति में केवल 5 ही व्यंजन लिखते हैं, क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह। अब आप सब ये देख रहे होंगे कि मैंने इसके नीचे व्यंजन में हर किसी वर्ण के नीचे, हर किसी व्यंजन के नीचे ये एक लाइन लगाई हुई है। इस लाइन को बेटा हम कहते हैं हलंत। इस लाइन को हम कहते हैं हलंत। अब हम इसे हलंत क्यों कहते हैं, और ये लाइन मैंने व्यंजनों में ही क्यों लगाई है, ये मैंने स्वरों में क्यों नहीं लगाई, मैंने इसको ऊ क्यों नहीं बना दिया, इसको ओ क्यों नहीं बना दिया। इसका रीज़न ये है बेटा कि व्यंजन जितने भी होते हैं हमारे पास हिंदी में, उनमें से किसी भी व्यंजन का जो उच्चारण है वो स्वरों की सहायता के बिना नहीं होता। कोई भी व्यंजन जब आप लिखते हैं उसमें कोई ना कोई स्वर आप ज़रूर बोलेंगे, बिना स्वर के आप व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसा बोलेंगे क, तो अगर आपने क बोला तो उसमें अ की आवाज़ स्वतः ही आ जाएगी। अगर आपको कोई भी ऐसा अक्षर है जिस पर आपको कोई मात्रा ही नहीं दिख रही, हम व्यंजनों पे स्वरों की मात्रा लगाकर उनका शब्द बनाते हैं। अब कोई ऐसा अक्षर है जिसमें आपको कोई मात्रा ही नहीं दिख रही, जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं मैम ये घर है, अब इस घर शब्द में तो कोई मात्रा है ही नहीं, लेकिन आपको इतनी बात ज़रूर समझनी है बेटा कि घर के अंदर भी इस घ में जो है अ की मात्रा है और इस र में जो है अ की मात्रा है। तो अगर मैं इस घर को खोल कर लिखूंगी तो इसमें मैं लिखूंगी घ हलंत अ, और मैं फिर लिखूंगी र हलंत और अ, मतलब इस घर के अंदर व्यंजन तो है ही और साथ में अ को जोड़ दिया गया है। अगर मैं फॉर सपोज आप सोचिए क लिख रही हूँ तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस क के अंदर जो है
और जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस अ को, जो कि स्वर है, इसको इस क से अलग करके लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको लिख दूंगी क हलंत। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब बात आती है जो हमारा मुख्य विषय है, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब बेटा इसमें आप देखो, संयुक्ताक्षर हो चाहे संयुक्त व्यंजन हो, इसमें हमेशा हमें इतनी बात ध्यान में रखनी है कि दो व्यंजन, देखो स्वर तो होते ही हैं, अधिकतर जितने भी शब्द हम लिखते हैं उसमें स्वर तो होते ही हैं, उसके बिना तो हम उन्हें लिख ही नहीं पाते हैं। लेकिन संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजनों में दो व्यंजन मिलते हैं, दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं और वो अलग से शब्द बनाते हैं। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, इन दोनों में बात एक ही है, इन दोनों में दो व्यंजन आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो संयुक्त व्यंजन है इनकी संख्या हिंदी में केवल 4 ही है। 4 से ज़्यादा संयुक्त व्यंजन हमारे पास हिंदी में नहीं है। लेकिन जो संयुक्ताक्षर है वो बहुत सारे हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसमें भी दो व्यंजन जुड़ रहे हैं। लेकिन जो संयुक्त व्यंजन है वो दो मिलकर एक नया शब्द क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन संयुक्ताक्षरों में नया शब्द क्रिएट नहीं होता, नया लेटर, नया अक्षर क्रिएट, देखो दो वर्ण जुड़े हैं और वो जुड़कर एक नया वर्ण बना रहे हैं, नया अक्षर बना रहे हैं। लेकिन संयुक्ताक्षरों में नया अक्षर वो नहीं बनाते, बल्कि जो एक साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें ऐसे ही लिख दिया जाता है। अब देखो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, कुछ उदाहरण दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी की वर्णमाला में हमारे पास केवल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, इस बात को आपको याद करना है और आपको इन 4 संयुक्त व्यंजनों को अच्छे से याद करना है। जब आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन है, श, त्र, ज्य और श्र। श, अब जैसे श से हम कुछ शब्द बना के देखते हैं, कौन से शब्द है जिसमें हम श यूज करते हैं, जैसे हम लिखते हैं कक्षा, कक्षा, कई बार हम कक्षा भी लिखते हैं और हम लिखते हैं परीक्षा, है ना, परीक्षा। अब पता है कॉमन क्या मिस्टेक होती है स्पेलिंग में, वर्तनी में, बच्चे इस परीक्षा में ना र पर छोटी की मात्रा लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस परीक्षा में र पर छोटी की मात्रा नहीं आती है, र पर बड़ी की मात्रा आती है। बड़ी बड़ी कक्षाओं के बच्चे, 12वीं तक के बच्चे परीक्षा में र पर छोटी की मात्रा लगाते हैं, जबकि ये गलत है, बड़ी की मात्रा की परीक्षा। और हमें एक बात और याद रखनी है, जो ये श है इस पर जो ये हमने सर्कल यहाँ बनाया है, श में जो ये सर्कल बनता है इसके ऊपर शीरो रेखा नहीं आती। शीरो रेखा का मतलब है बेटा कि इसके ऊपर हम लाइन, जो हम शब्दों के ऊपर लाइन बनाते हैं, इस अक्षर में जो ये सर्कल है इसके ऊपर लाइन नहीं आती, तो हम इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं, इस अक्षर में ऊपर हम लाइन नहीं बनाएंगे। अब देखो अब हम बोलेंगे, बोलो कक्षा, मतलब हमें क की आवाज दोबारा आ रही है तो इसमें बनेगा क श, यानी कि इसमें क और श जुड़े हुए हैं। अब बेटा क और श अगर मैं इसमें लिखूं क जमा श, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें इसका मतलब है, अब देखो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, क हलन जमा अ, है ना, और इसमें भी कोई मात्रा नहीं, सॉरी क और श मैंने अगर लिख दिया, अब इसमें देखो इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब भी होता है श हलंत और अ, राइट। तो इसके अंदर दो अ नहीं है बेटा, किसी भी व्यंजन में दो स्वरों की मात्राएं लग ही नहीं सकती, हम लगा ही नहीं सकते, हमेशा मात्रा एक ही होगी। तो हमने अगर इसमें अ की मात्रा है, दोनों आपस में जुड़ गए तो दो अ थोड़ी हो गई, अ तो केवल एक ही हुआ। तो इसीलिए हमें याद रखना है इसमें कौन कौन से व्यंजन है, ये दोनों हैं और अ केवल एक ही है, तो हम लिखेंगे क जमा श जमा अ, तो ये इनसे शब्द बनेंगे कक्षा और परीक्षा। अब बेटा आप एक चीज हमेशा याद रखना, कई बार ना बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, या कई बार आपको कहीं एग्जाम्पल मिला होगा क हलन और श, तो ये भी ठीक है। क्यों ठीक है? अब हमने जो अ अलग से लिखा था उसको हटा दिया और उस अ को इसमें जोड़ दिया। अब इसमें जोड़ दिया तो इसका मतलब इसमें ऑटोमेटिकली अ है। लेकिन अगर हम इस श से भी अ को अलग करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे श हलन जमा अ, कक्षा, कक्षा, ठीक
ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी मात्राएं कैसे पहचान करते हैं, बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो श है इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, क हलन जमा श हलन और अ। अब देखो बेटा, ये क और श दोनों जुड़ के एक नया ही व्यंजन बना रहे हैं, एक ऐसा वर्ण बना रहे हैं, अलग वर्ण बना रहे हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाएगा। और अगर आप 4 संयुक्त व्यंजनों को अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो आपको मुश्किल ही नहीं होगी इन्हें पहचानने में, वो मैं आगे बताऊंगी। अब देखो बेटा, त्र क्या है, त्र बोलो, त्र यानी कि इसमें किस किस की आवाज आ रही है, त और र की, और इसमें अ तो है ही। अगर मैं इस अ को हटाना चाहूँ और इसमें जोड़ना चाहूँ तो मैं इसे त हलन जमर र भी लिख सकती हूँ, लेकिन अगर हम इसे पूरा, अगर हम इसे विस्तृत रूप में लिखें, खोल कर लिखें, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, त हलन जमा र हलन जमा अ। अब इससे शब्द बनाए बेटा, चित्र, मित्र, रात्रि, आप कितने भी शब्द बना सकते हैं, बहुत सारे शब्द इनसे बने होते हैं जिनका हम अपने डे टू डे लाइफ में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम अगले पर आ जाएंगे। इसको हम बेटा, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे इसी अक्षर में होते हैं कि मैम ये तो ज्ञ है, हम मैम संज्ञा बोलते हैं, हम मैम ज्ञानी बोलते हैं, तो हम इसमें ज क्यों लिख रहे हैं। अब बेटा एक्चुअली इस अक्षर की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होती है ज्ञ। अब ये संज्ञा नहीं होगा, ये संज्ञा होगा, ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है। लेकिन समय के साथ साथ लोग भाषा का प्रयोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करते हैं। अब उस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो अक्षरों को अलग अलग जोड़ तोड़ लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं। कोई वर्ड अगर जैसे मुश्किल होता है, जैसे कि सी यू सून आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो आप क्या लिख देते हो, SSN, है ना। तो हम, क्योंकि हम उसको शॉर्ट बनाते हैं, इसलिए हमने इसको ज़्यादा लंबा मुश्किल ना बना के हमने संज्ञा बोल देते हैं, जो बहुत टाइम तक अब भाषा में यूज़ होने लगे, प्रचलित हो चुका है भाषा में। तो अब उस यूसेज के कारण इसको हम ज्ञा ही बोलने लगे, संज्ञा ही बोलने लगे, ज्ञानी ही बोलने लगे, जो कि अगर आप बोलो प्रचलित भाषा में गलत नहीं है, लेकिन इस शब्द, इस अक्षर की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो ज्या है, और वो ज्ञानी या ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब इस ज्या में जब हम ज्या बोल रहे हैं, इसमें जुड़ा हुआ है ज, और ये वाला या। इस या से बच्चे परिचित नहीं होते और बोलते मैम ये कौन सा लेटर आ गया हिंदी में। हम, क्योंकि सामान्य रूप से सामान्यतः इसका उपयोग कम होता है, इसलिए हमें इसको ध्यान नहीं दिया जाता। हम बोलते कि मैम ये तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन अगर आपको अच्छे से ज्या की फॉर्मेशन पता चल जाए तो आपको पता चलेगा कि हिंदी में एक्चुअल में लेटर्स में इसका भी प्रयोग होता है। ये मैं बाद में बताऊंगी कहाँ होता है जब हम विच्छेद सीखेंगे। ठीक है, तो ये है ज्या। अब इससे हम शब्द बना सकते हैं, आप बोलते हैं संज्ञा, है ना, ज्ञानी या ज्ञान, ये सारे अक्षर जो हैं इससे बनते हैं ज्या से। अब बेटा आ गया श्र। अगर श्र शब्द तो हम बहुत यूजुअली प्रयोग करते हैं, श्रीमान, श्रीमती, श्रुतलेख, तो इसको अगर हम बोलेंगे तो इसमें आवाज आएगी श्र, श और र, श्र बोलो, श्र, श और र। तो श और र से हम शब्द बनाते हैं श्रुतलेख या फिर श्रमिक, है ना, श्रमिक, या फिर और भी बहुत सारे जो शब्द इनसे बन सकते हैं, श्रीमान, श्रीमती, और भी बहुत सारे, परिश्रम, श्रम, ये सब में श्र का प्रयोग होता है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो संयुक्त व्यंजन है हिंदी में केवल 4 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं, और वो 4 संयुक्त व्यंजनों में हमें इतनी बात याद रखनी है, 2 व्यंजन, इन व्यंजनों में से 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं और एक नया लेटर, नया वर्ण, नया अक्षर हमें बना के देते हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और ये केवल 4 ही होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाएंगे संयुक्ताक्षर पर। अब संयुक्ताक्षर में भी सेम ही है बेटा, इनमें भी 2 व्यंजन और एक स्वर जुड़ेगा और वो नया शब्द बना दे, नया लेटर बना देगा, नया अक्षर बना देगा, लेकिन वो अक्षर की फॉर्मेशन एक्चुअल में अलग नहीं होगी, वो नया नहीं होगा, वो आपस में जुड़ जाएंगे और एज इट इज यूज हो जाएंगे। जैसे कि प हलंत और य हलंत और अ। अब बेटा हम अगर प हलंत लिख रहे हैं, इसका मतलब है प आधा है, इसमें अ नहीं जुड़ा हुआ, तो
तो इस प और य आपस में जुड़ गए, लेकिन ये जो नया हमारे पास अक्षर निकल कर आया ये एक्चुअल में नया अक्षर नहीं है, ये एक्चुअल में इन दोनों को जोड़कर लिखा गया रूप है। लेकिन जब हम क और श को जोड़ रहे हैं तो श बन गया है, लेकिन ये नया ही लेटर है, ये कोई नया लेटर नहीं है। तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि लेटर नया नहीं है, बल्कि ये जुड़कर आपस में बन रहा है। और इसमें क्योंकि हलन नहीं है तो ये अ है। लेकिन अगर मैं इसको प और य को अगर मैं ऐसे लिखूं य, तब हम इसमें अ नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा प और आधा य ही है। लेकिन अगर हमने इसमें हलन नहीं लगाया है तो इसका मतलब है ये है प हलंत, य हलंत और अ। अब हम अगर मैं आपको इससे नए लेटर बताऊं कौन कौन से बनते हैं प्य से, तो ये नए लेटर हैं बेटा, नए शब्द जो कौन कौन से बनते हैं, तो ये नए शब्द हो सकते हैं प्यास, प्यासा, कई बार बच्चे बोलते हैं प्यार। ये सारे शब्द जो हैं ये इन संयुक्त अक्षरों से बने हैं, ठीक है। और संयुक्त अक्षर कितने भी हो सकते हैं बेटा, आप कोई भी दो लेटर्स को ले लो और जोड़ के बना दो और वो बन जाते, उनको उनसे नया शब्द बना दो। उससे हम नया लेटर नहीं बना रहे, इतनी बात याद रखनी है। एक तो हमें ये 4 संयुक्त व्यंजन याद रखने हैं और हमें ये याद रखना है कि संयुक्त अक्षरों में 2 व्यंजन जुड़ के नया लेटर फॉर्म नहीं करते, जबकि संयुक्त व्यंजनों में ये दोनों जुड़ के एक नया लेटर फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो क और क, मतलब इसमें 2 क हैं और एक अ है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगी क हलंत जमा क हलंत जमा अ। अब इससे हम शब्द बना सकते हैं पक्का, चक्की, पक्का और चक्की, ठीक है। अब देखो बेटा स हलंत और इसमें क्या है, स हलंत, इसमें स है जमा क हलंत जमा अ। इससे अधिकतर हम अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में रूपांतरित करके प्रयोग करते हैं, स्कूल, स्कूल, ठीक है। अब देखो ये है बेटा त के ऊपर ये एक लाइन। कई बार बच्चे बोलते हैं मैम ये त के ऊपर जो ये एक लाइन है इसका क्या मतलब है, हमें तो नहीं पता। ये एक्चुअल में बेटा कई जगह पर तो इसका प्रयोग हम ऐसे भी लिखते हैं, ये आधा त है और एक, मतलब इसमें 2 त और एक र है, आधा त और पूरा त। लेकिन इसका जो मानक रूप है, अच्छी तरह से इसका प्रयोग है वो ऐसे है, त के ऊपर एक लाइन लगी होती है, तो इसमें 2 त होते हैं, त हलंत जमा त हलंत जमा अ। अब इससे बनता है पत्ता, है ना। पत्ता शब्द में आपने कई बार इसको देखा होगा, पत्ता, ठीक है। कलकत्ता, उसमें भी त 2 बार आते हैं। अब ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर के मैंने आपको केवल 4 ही उदाहरण दिए हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं संयुक्त अक्षरों के। अब एक शब्द है बेटा जिसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम आप तो कह रहे हो कि संयुक्त व्यंजन केवल 4 ही हैं, पर एक्चुअल में ना संयुक्त व्यंजन हमें एक और पता है। ज़्यादातर क्लासेस में जब मैं ये पढ़ाती हूँ संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन, बच्चे मुझे कहते हैं हमें एक और पता है, और वो है ये वाला द्य, ये वाला द्य। इसमें बोलते बच्चे मैम द्य है, इसमें है द हलंत और य, या फिर य हलंत, तो इसमें द और य है इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। पर बेटा ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा जब प्रचलित होती है, जब यूज़ होती है, इन यूज़ होती है, एक तो स्पेसिफिक, एक तो मानक बना दी गई कि भाई भाषा ये है, लेकिन जब हम उसको यूज़ करते हैं हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं। इसीलिए हम इस द और य को इस तरह से यूज़ कर लेते थे, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। मानक भाषा में ये द्य करके कोई अक्षर हिंदी की वर्णमाला में नहीं है। आप देखो कहीं आपको दिख रहा है, कहीं नहीं है। फिर अब इसकी वजह से, द्य की वजह से घ में भी कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम ये घ है कि द्य है। तो ये ऐसा कोई भी वर्ण हमारे हिंदी की वर्णमाला में नहीं है। तो अब बोलोगे आप अच्छा ऐसा कोई वर्ण नहीं है तो हम विद्या कैसे लिखें, हम विद्यालय कैसे लिखें?
तो इसका सीधा सा सिंपल तरीका है विद्या। क्योंकि इसमें द आधा है इसीलिए हमने द के नीचे हलंत लगा दिया और य लिख दिया। और विद्यालय, विद्यालय हमेशा द हलंत और यालय, हमेशा विद्यालय ऐसे लिखा जाता है। विद्यालय को यदि हम इस रूप में विद्यालय लिखेंगे तो ये मानक भाषा के अकॉर्डिंग गलत है। मानक भाषा में इसकी स्वीकृति है, उसकी स्वीकृति नहीं है। तो हमारे पास संयुक्त व्यंजन 4 ही है, दिया कोई भी संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी और कुछ शब्द बताऊंगी और आप पहचानोगे कि क्या वो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं या फिर वो संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं। ठीक है बेटा, मैंने कुछ संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजनों के मिक्स करके उदाहरण लिए हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं वो वाले शब्द ज़्यादातर लूँ जिनको देखकर ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि ये संयुक्त अक्षर है या संयुक्त व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले हम श्रम से शुरू करेंगे। ये तो देखते ही सबको पता चल जाएगा कि मैम श्र तो बताया था आपने, श्र तो संयुक्त व्यंजन 4 जो हैं उसमें है और उसके ही प्रयोग से हमने श्रम बनाया है, तो ये सीधा सीधा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा श्रम। ठीक है, अब स्कीम। अब ज़्यादातर बच्चे जैसे ही इस उदाहरण को देखते हैं वो कहते हैं मैम ये तो अंग्रेज़ी का शब्द है, इसे हिंदी में कैसे लिख रहे हैं। हमने अपनी भाषा को जब हम प्रयोग करते हैं उसमें हमने अंग्रेज़ी के कई शब्दों को हिंदी में अपना लिया है, तो अगर हम स्कीम को इस तरह से हिंदी में लिखें तो उसमें कोई दोष नहीं है। और स्कीम में हम देख रहे हैं स और क जो है ये आपस में मिल रहे हैं, लेकिन मिल के क्या ये एक नया अक्षर बना रहे हैं? नहीं, ये नया अक्षर नहीं बना रहे, कोई नया लेटर नहीं क्रिएट करे, लेकिन फिर भी आपस में जुड़े हैं। और इसके अलावा जो 4 संयुक्त व्यंजन हमने सीखे थे उनमें से कहीं पर भी मैंने आपको स और क की फॉर्मेशन जोड़कर नहीं बताई थी, इसलिए ये सीधा सीधा संयुक्त अक्षर या संयुक्ताक्षर है स्कीम। अगला आ जाते हैं बेटा श्रमिक पर। श्रमिक में भी सेम इजी, श्र जो है वो संयुक्त व्यंजन में आ रहा है और हमने श्रम में भी श्र का प्रयोग किया है, इसीलिए सीधा सीधा संयुक्त व्यंजन है श्रमिक। संयुक्त व्यंजन से बना शब्द है, संयुक्त व्यंजन नहीं संयुक्त व्यंजन से बना शब्द है। अब अगला आ जाते हैं पत्ता। अब इसमें बेटा मैंने आपको जो पहले कुछ उदाहरण कराए थे संयुक्त अक्षरों के, तब मैंने बताया था त के ऊपर अगर एक ये ऐसे लाइन लगी हो तो इस रेखा का मतलब होता है त 2 बार है, प आधा त और त, यानी कि 2 त आपस में जुड़े हैं और ये कोई नया लेटर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। 4 संयुक्त व्यंजनों की सूची में इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं था, इसीलिए ये सीधा सीधा संयुक्त अक्षर है। अगला आते हैं खंबा। खंबा जो है अगर मैं आपको सीधा सीधा बता दूं बेटा, खंबा जो है एक संयुक्त अक्षर है। आप बोलोगे मैम कैसे? क्योंकि इसमें तो कहीं पर भी हमें ये नहीं दिख रहा कि कोई 2 लेटर आपस में जुड़े हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये संयुक्त अक्षर है? हम कैसे आपकी बात मान लें? तो बेटा ये जो बिंदी है ये वास्तव में म हलंत यानी कि आधा म के लिए लगाई गई है। अब ये म के लिए बिंदी कैसे लगाई गई है, क्यों लगाई गई है, इसके बारे में विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे जब हम वर्ण विच्छेद या वर्ण संधि सीखेंगे। लेकिन अगर आप सीधा इतनी बात याद रख लीजिए, अगर किसी अक्षर के ऊपर बिंदी लगाई गई है तो और वो किसी उसमें म न य ण का साउंड आ रहा है तो वो सीधा और सीधा संयुक्त अक्षर हो जाएगा। अगर आप खम्बा बोलेंगे तो आपको म का साउंड जरूर आएगा, खम्बा, यानी कि इसमें आधा म है, तो हम इसको भी संयुक्त अक्षर में लिख देंगे खम्बा। अगला आता है ज्ञानी, और जिसका प्रचलित भाषा में हम इसको बोलते हैं ज्ञानी। तो ये ज्ञानी जो है ये संयुक्त व्यंजनों की 4 जो संयुक्त व्यंजन हमने कहते हैं उसकी लिस्ट में सीधा सीधा था, इसीलिए ये सीधा सीधा संयुक्त व्यंजन है। और इस ज्ञानी में या इस ज्ञानी में ज और य आपस में मिलकर ये नया लेटर फॉर्मेशन कर रहे हैं, नया लेटर बना रहे हैं जो कि है ज्य, इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन है। आ जाइए ऋतु। अब ये थोड़ा सा मैंने मुश्किल कर लिया क्योंकि बच्चे इसमें ज्य री और त्र में कंफ्यूज जाते हैं। इसको समझ लेते हैं मैम, ये तो त्र लिखा हुआ है, त्र तो हमारा संयुक्त व्यंजन है, इसमें संयुक्त व्यंजन है। असल में ये भी एक स्वर है, अ आ इ ई उ
री से ऋषि, तो ये री तो एक्चुअल में ना तो ये संयुक्त अक्षर है ना संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, ये री सीधा सीधा स्वर है, इसीलिए ये इन दोनों में से किसी में भी नहीं आएगा। अगर आप इन दोनों में से किसी में लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए री ना संयुक्त व्यंजन है ना संयुक्त अक्षर है, ये री एक स्वर है जिसको हमने एक शब्द बना दिया ऋतु। ठीक है, अगला आ जाइए चक्कर, इसमें एक का और दो का आपस में जुड़े हैं और ये हमारे संयुक्त व्यंजनों में कहीं पर मैंने का नहीं लिखवाया और ये जुड़कर कोई नया लेटर भी नहीं बना रहे, इसीलिए ये संयुक्त अक्षर है। ठीक है, ऐसे ही अब आ जाता है पुरस्कार। पुरस्कार में भी स और क आपस में जुड़ रहे हैं लेकिन कोई नया लेटर नहीं बना रहे, इसलिए ये संयुक्त अक्षर ही है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा प्रेम। प्रेम, अब देखो बेटा इसमें कंफ्यूज जाते बच्चे, सब बोल के देखो प्रेम। प्रेम प और र आपस में जुड़ रहा है, इसका मतलब इसमें प है, आधा प है और आधा र है, तो ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं पर कोई नया लेटर तो नहीं बन रहा ना, प के नीचे ही र लग रहा है, तो इसलिए इसे हम संयुक्त अक्षर बोलेंगे ना कि संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन एनीवेज हमें पता है केवल 4 ही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो अगर कोई आपको नया सा अक्षर दिख भी रहा है लेकिन वो तो उस 4 में कहीं है नहीं ना, तो इसलिए वो स्पेसिफिकली आराम से बन जाएगा संयुक्त अक्षर प्रेम। ठीक है, अब आप इसी तरह से कुछ और उदाहरणों को, आप जो भी कहानी पढ़ते हैं, अगर अखबार पढ़ते हैं हिंदी के, आप उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स देख सकते हैं जो कि संयुक्त अक्षर से बने, संयुक्त व्यंजन से बने, उनको अलग करने की कोशिश कीजिए, उन्हें सर्कल करके अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये विषय जो है, ये टॉपिक जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।